हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो मैं करने वाली हूँ इंग्लिश की मेंस के लिए। क्वांट और रीजनिंग के लिए मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और प्री के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी थी। अगर आपको देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। तो आज की ये वीडियो मैं बताने वाली हूँ कि मेंस के लिए इंग्लिश को कैसे करना है। इंग्लिश की बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इवन सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी इंग्लिश को नहीं कर पा रहे अच्छे से। क्योंकि मेरे साथ भी यही था कि जब हम इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं तो मुझे लगता था कि इंग्लिश तो आराम से हो जाएगी, जो हमें टाइम देना है वो क्वांटम रीजनिंग में देना है, सीए में देना है। तो इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा हल्के में लिया था। लेकिन जब मॉक देने शुरू किया और इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे थे ना, तब पता चला कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से होने का भी हमें कोई फायदा नहीं है। हम बस इंग्लिश को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, इतना नहीं, लेकिन जितना कि एग्जाम में मांगा जाता है, जितना एग्जाम में डिमांड है, उतना हम नहीं जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ कि इंग्लिश को आपको कैसे इंप्रूव करना है, मॉक्स में कैसे मार्क्स इंप्रूव होंगे, अटेम्प्ट को कैसे बढ़ाना है या फिर कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपके आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसके अलावा कंटेंट क्लास किसकी करनी है और जो भी मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सजेशन आपको दूंगी। आई होप वो सब आपको जरूर हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश के लिए ना अगर आप प्री को अच्छे से कर पा रहे हो इंग्लिश में, तो मैं देखो एडिटोरियल का हमेशा बोलती हूँ कि एडिटोरियल ना एक ब्रह्मास्त्र है, एडिटोरियल को आप छोड़ो मत। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको एक एडिटोरियल क्लास को नहीं छोड़ना है। तो आपकी सुबह जो क्लास होती है मैम की 40-45 मिनट समथिंग की होती है, कभी कभी 30-40 मिनट की भी होती है, डिपेंड अपॉन कि वो एडिटोरियल जो उन्होंने पर्टिकुलर आर्ट्स ही लिया है वो कितना बड़ा लिया है। तो आप वो क्लास को जरूर करिए। अब ना एक चीज और होती है कि मतलब किसकी क्लास करें। तो देखिए, मैं तो हमेशा निमिषा मैम की ही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी ही पढ़ी है। हालांकि मैंने और भी एजुकेटर्स के नाम बहुत सुने हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि जब मैंने किसी से पढ़ाई नहीं है तो मैं कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि जिससे मैंने पढ़ा है मैं बस उनके बारे में बता रही हूँ कि वो अच्छा पढ़ाती हैं। आप उनसे कर सकते हो, और अगर आप उनसे कर रहे हो पहले से ही तो आपको पता ही होगा उनके बारे में। तो देखिए, निमिषा मैम का क्या है कि वो ना पहले मतलब एक जो दो दो आरसी करवाती है वो, जिसमें कि एक में रीडिंग करवाती हैं, एक में स्किमिंग करवाती हैं। और उनका जो मुझे प्लस पॉइंट लगा हमारे लिए वो ये था कि हमसे रीडिंग करवाने के बाद उसके बाद वो खुद समझाती हैं कि इसमें हमें क्या करना था। उसके बाद वो हमसे क्वेश्चंस पूछती हैं कि इसमें कौन सी मतलब टेंस यूज हुआ है, या फिर कौन सा इसमें मतलब एरर क्या है यहाँ पे। काफी सारी चीजें वो हमारी जो ग्रामर है उससे रिलेटेड उसमें करवा देती हैं। लाइक नाउन कौन सा है यहाँ पे, प्रोनाउन है या फिर क्या एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस वो उसमें करवा देती हैं, साथ ही साथ करवाती चलती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट उनका पैराग्राफ रहता है वो स्किमिंग के लिए रहता है कि अगर मतलब जो मेंस के जो क्वेश्चंस रहते हैं समटाइम्स वो अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, और समटाइम्स एक आध पैराग्राफ उसमें ऐसा होता है जिसमें कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। क्लैरिकल पेपर में जो क्लैरिकल एग्जाम होगा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो पीओ लेवल का होता है उसमें ऑलमोस्ट इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको पूरे पैसेज को बहुत अच्छे से समझना होता है। तो जो क्लैरिकल वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको स्किमिंग कैसे करनी है, बिकॉज उसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो आपको पैसेज की टोन को समझना है, मतलब ऊपर ऊपर से कि इसमें पॉजिटिवली ये चीज बोली जा रही है या कुछ किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इस तरीके से वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ना जब हम रीडिंग में अपना टाइम खराब करने लगते हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट क्रिएट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें स्किमिंग इस वजह से सीखनी पड़ेगी। तो निमिषा मैम की क्लास से जो एडिटोरियल वो करवाती हैं वो वहां से वो हम सीख सीख जाते हैं। इवन जब मैंने भी एडिटोरियल क्लास करी तो मेरी स्पीड काफी अच्छी बन गई थी, रीडिंग में भी और स्किमिंग में भी। और इसकी वजह से ना एक टाइम मेरा वो था कि मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस भी मैं पूरे नहीं कर पाती थी अटेम्प्ट, मतलब मेरा छूट जाता था प्री का जब मैंने शुरू शुरू किया था। लेकिन जब मैंने एडिटोरियल को कंटिन्यू करना शुरू किया तो उससे मेरा ये फायदा हुआ कि बेशक मेरे अटेम्प्ट थोड़े गड़बड़ा रहे थे, मतलब जैसे नेगेटिव में जा रहा था मेरा स्कोर समटाइम्स के बहुत सारे मार्क्स मेरे नेगेटिव में चले गए, है ना। तो वो चीज हो रही थी, लेकिन जो मेरे साथ जो प्लस पॉइंट हुआ था वो ये था कि मुझे टाइम की कमी नहीं पड़ रही थी अपना पूरा उसको सॉल्व करने में, पूरा रीडिंग करने में, स्किमिंग करने में टाइम की कमी नहीं पड़ रही थी मेरे लिए।
तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है एडिटोरियल से। दूसरी चीज एडिटोरियल से फायदा ये है कि वोकैब जो मैम करवाती हैं वो ही सर्कुलेट करती रहती है, एग्जाम्स में भी, एडिटोरियल्स में भी, मॉक्स में भी वही जो वोकैब होती है वो सर्कुलेट करती रहती है। तो आपको वोकैब को नहीं छोड़ना, उनकी वोकैब को हमेशा करना है। एक और चीज जो मुझसे हमेशा हमेशा पूछी जाती है कि वोकैब को लिखना है या नहीं, तो देखो मैं लिखने के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं कि लिखते जाते हैं, लेकिन वो ना लिख लिख के हम एक एक साइड में उसको रखते जाते हैं, हम वापस उसको कभी नहीं पढ़ते। तो अगर आपको किसी लिखे हुए में से पढ़ने है तो आप वोकैब प्रोडिजी बुक को मंगा लो, उसमें से आप पढ़ सकते हो, अगर आपको लिखे हुए में से पढ़नी है ना। और रही बात एडिटोरियल की वोकैब की, तो देखो एक चीज जो मैंने अभी अभी शुरू किया अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन का, कि हम उधर वोकैब को प्रोवाइड करवाते हैं अपने चैनल पे, और वहां पे डिस्कशन, जो हमारे डिस्कशन ग्रुप है वहां पे एडिटोरियल की वोकैब को डिस्कस किया जाता है डेली रात में 9 PM। और काफी लोग उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, काफी लोग करते भी हैं, है ना। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ वोकैब को डिस्कस कर सकते हो, आपको जब भी टाइम फ्री हो उस टाइम पे। तो वोकैब को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया एडिटोरियल वाला पार्ट। उसके बाद मेंस के लिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेंस के लिए हमेशा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश के लिए, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्फरेंस बेस्ड आते हैं। तो अब ना आपको एक रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉवेल्स पढ़ो, है ना, और इसके अलावा स्टोरी बुक्स वगैरह ये जो होती हैं ये सारी चीजें पढ़ो। मैं इनके फेवर में थोड़ा कम ही हूँ। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा वीक है, तो आप नॉवेल्स की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो ना नॉवेल्स की जो जो लैंग्वेज होती है ना वो बहुत ही मतलब इजी टू मीडियम रहती है, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो मैं क्या बोलती हूँ हमेशा कि आप ना एडिटोरियल की जो वोकैब है, मैम जो वोकैब प्रोवाइड करवाती हैं वो वोकैब को आप वहां से कर लीजिए क्लास से। इसके अलावा जो एडिटोरियल होता है उसको आप खुद से पढ़ सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश जो है ठीक ठाक है, अगर आप इंग्लिश को समझ पा रहे हो तो। क्योंकि आपको जो मेन चीज अब वहां पे बनानी है वो दो चीजों में आपको फोकस करना है, कि एक तो आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो मतलब आप जल्दी जल्दी पढ़ने पे उस चीज को, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को समझ पाओ, इस चीज पे आपको फोकस करना है। इसके बाद तो आप एडिटोरियल को खुद से पढ़ना शुरू कीजिए क्लास के बाद, मतलब जैसे आपकी क्लासेस खत्म हो जाए और आपको लगे कि अब आपको क्लास की नीड नहीं है, तो आप एडिटोरियल खुद से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये चीज आपकी हेल्प करेगी आपकी इंग्लिश की जो आरसी वगैरह होते हैं उनमें स्पीड बढ़ाने में, ठीक है। और आरसी की जो इन्फरेंस होता है उसका इन्फरेंस निकालने में कि उस पर्टिकुलर आरसी में क्या बोला गया है ना। तो अब ये चीज तो हो गई आरसी के लिए या पैराग्राफ्स के लिए, जो पैराग्राफ दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन थिंग आती है ग्रामर को कैसे करना है, और इसके अलावा जो वन लाइनर्स क्वेश्चंस होते हैं उनका क्या करना है। तो देखो ग्रामर के लिए अगर आपकी ग्रामर बहुत ज्यादा वीक है तो एक कोई भी कोर्स आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो उन्होंने जरूर कोई ना कोई ग्रामर का कोर्स जरूर प्रोवाइड किया होगा, आप उनका कोर्स कर लीजिए। उसके बाद एक बार आप क्लास कर लीजिए, उसके बाद पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक्स की जो जो उसमें टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लीजिए। अब ग्रामर के लिए ना ऐसा कोई प्रैक्टिस सोर्स है नहीं, मतलब मेरे पास तो खैर पीडीएफ में तो अवेलेबल नहीं है, बट अगर आपके पास कोई बुक है या फिर 10th 12th की बुक्स होती हैं उनमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप वहां से कर सकते हो ग्रामर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन थिंग आती है, अब यहाँ तक ना सिर्फ अपनी 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 सेल्फ करने वाली चीजें हो गई। अब इसके बाद सिर्फ मॉक ही बच जाता है, मॉक या एग्जाम की, उसमें कैसे अटेम्प्ट करना है और खुद को नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचाया जाए, कि जो हमारे मार्क्स गलत जो जा रहा है क्वेश्चंस, वो गलत वाले क्वेश्चंस को कैसे कम किया जाए। तो देखो एक टाइम था जब मैं मॉक देती थी, तो मैं जो भी चीजें बता रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या होता था और आप इस गलती को ना करें। तो जब मैं मॉक देती थी शुरू में, तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं अटेम्प्ट्स के पीछे भागती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं इतने अटेम्प्ट कर रही हूँ तो इतने में से मेरे इतने अगर गलत भी जाते तो इतने तो सही चले ही जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में हमारा क्या रहता है कि इंग्लिश में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो क्वेश्चन, वो आंसर आ जाता है। लाइक समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी एक क्वेश्चन था उनमें हमें 2 आंसर लग रहे हैं, ये हर किसी के साथ होता है कि उसमें हमें आंसर 2 लग रहे हैं कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो फिर ना उस क्वेश्चन को हमें छोड़ने का मन नहीं करता, फिर हम सोचते हैं, फिर हम उस पर दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, शायद ये हो। तो हम एक उसको टिक कर देते हैं और उसमें क्या होता है कि हमारा वो आंसर गलत हो जाता है ना। कई बार ऐसा होता है और इसी चक्कर में हम अपने अटेम्प्ट्स को बिगाड़ लेते हैं। और ऐसा ऐसा हम एक आध क्वेश्चन में तो करते नहीं है, हम बार बार किसी न किसी हर एक क्वेश्चन में करते जाएंगे कि इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो ऐसे करके हमारे ना अटेम्प्ट तो बढ़ जाते हैं, लेकिन मार्क्स हमारे उन्हीं जो जो हम जिनमें हम श्योर नहीं थे क्वेश्चंस में, उन्हीं में हमारे मार्क्स चले जाते हैं। और यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। तो जब मैं इस चीज को समझी कि अटेम्प्ट के पीछे नहीं, एक्यूरेसी के पीछे भागना है, मैंने अपने अटेम्प्ट्स को कम करना बंद कर दिया और अटेम्प्ट को कम करने की वजह से स्कोर बढ़ने लग गया मॉक्स में, ठीक है।
तो आपको भी सेम चीज करनी है कि जिसमें आप 100% श्योर हो या फिर जिसमें आप 99.99% श्योर हो, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि ये इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, उस क्वेश्चन को आप स्किप ही कर दीजिए तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम ना ऐसा सोचते हैं कि यार एक क्वेश्चन में तो हम गैस वर्क कर ही सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन करते 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 हमारे 10-12 क्वेश्चंस में हम गैस वर्क करते हुए चले जाते हैं और ये आदत हमारी बनती ही जाती है और सेम चीज फिर हम एग्जाम में कर देते हैं और फिर एग्जाम में हमारे एकदम अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार अटेम्प्ट तो इतने सारे किए थे हमारे, तो क्या इतने गलत चले गए? हाँ यार, हो जाते हैं इतने गलत। तो सबसे पहली चीज ये है कि गैस वर्क की आदत मत बनाओ, तुक्के मारने वाली आदत मत बनाओ। तुक्के नहीं मारने हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो जिसमें आप श्योर हो आप सिर्फ उसी को करिए, ठीक है? अब एक और चीज आती है कि अब मतलब ये तो ठीक है कि श्योर हो वो करना है कि अब ना ये है कि अटेम्प्ट अगर कर रहे हैं तो शुरू कहाँ से करें इंग्लिश को करना। तो इसका जो मुझे लगता है वो ये है कि पहले आप वन लाइनर्स को सॉल्व कीजिए, क्योंकि समटाइम्स आरसी जो होता है वो फंसा देता है। उसकी ना जो टोन होती है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसका इन्फेरेंस नहीं निकाल पाते हम, जो उसमें इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा फंसाने वाले होते हैं, थोड़ा घुमा दिया जाता है ना। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आरसी और ये जो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, पैरा जंबल है, इनको आप बाद के लिए रखो। सबसे पहले आप वन लाइनर्स की तरफ जाओ, एरर वाले क्वेश्चंस की तरफ जाओ, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है उसकी तरफ जाओ, वर्ड स्वैपिंग वाले क्वेश्चंस को करो। यहाँ से क्वेश्चंस बनाने के बाद अगर आपको पैरा जंबल थोड़ी सी आप थोड़ा बहुत उसमें 2-3 स्टेटमेंट को पढ़ लो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसको थोड़ा इसमें टाइम दूंगी तो हो जाएगा, तो फिर आप उसको कर लीजिए पैरा जंबल को। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे थोड़ा समझने के लिए टाइम चाहिए, मुझे इसको पैरा जंबल को समझना पड़ेगा, तो फिर आप उस पैरा जंबल को लास्ट के लिए रखिए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि पैरा जंबल को टाइम देते जाते हैं और उसमें क्या होता है हम पैरा जंबल में फंस जाते हैं और जहां पे भी हम फंस गए वहां पे हमारा नेगेटिव होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो पैरा जंबल को फिर आप ऐसी कंडीशन में लास्ट के लिए रखिए, पहले फिर आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आरसी को करिए, ठीक है? और आरसी को करने के बाद जब आपका आरसी हो जाए तो उसके बाद आप करिए पैरा जंबल को। इसके पहले क्लोज पैसेज और होता है, तो क्लोज पैसेज को भी उसमें सिर्फ वोकैब बेस्ड होता है वो, तो वो आप आरसी और पैरा जंबल से पहले कर सकते हो, ठीक है? एक चीज और होती है स्किप करने वाले के, कुछ क्वेश्चंस स्किप करने के लिए ही बने हैं। अगर आपको मतलब इतना टाइम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओ, कुछ क्वेश्चन बने ही स्किप करने के लिए होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं ये बोलती हूँ कि जैसे हमारे पीओ मेंस में या फिर जो एसबीआई क्लर्क मेंस था उसमें अगर किसी की इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो उनको भी अटेम्प्ट कर लेगा। लेकिन मैं अगर अपनी भी बात करूं तो हम लोगों के लिए यही है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा स्किप करती हूँ। कौन से वाले के 2 पैराग्राफ दिए हुए होते हैं, पैराग्राफ 1 करके बहुत ही बड़ा सा पैराग्राफ होता है, 2-4 लाइन का ओनली। वो मतलब अभी जो एसबीआई क्लर्क में जो आया था मेंस में, उसमें करीब 10-12-15 लाइन तक का एक पैराग्राफ था, है ना? और सेम फिर नेक्स्ट नीचे पैराग्राफ 2 दे रखा था और उसमें से क्वेश्चन थे सिर्फ दो क्वेश्चन थे उसमें। 3 भी हो तो मुझे ध्यान नहीं है, बट जहां जितना मुझे ध्यान है सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। अब आप एक बात बताओ कि जब हम इतने ही बड़े आरसी को करते हैं उसमें हमें 7-8 क्वेश्चन मिल जाते हैं, इतने ही बड़े हम पैराग्राफ्स को पढ़े 2 पैराग्राफ को और उसमें सिर्फ हमें 2 क्वेश्चन बने, तो ये चीज थोड़ा वो हो जाती है ना कि इसको स्किप करने के लिए रखो। इसके अलावा अगर हम सेम चीज पैरा जंबल को अगर टाइम देते हैं तो शायद वो बन जाए इतनी देर में, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको एक बार देख लेना है कि जिस क्वेश्चन में हम टाइम दे रहे हैं उस क्वेश्चन में क्वेश्चंस कितने दे रखे हैं। अगर उसमें 2 से 3 क्वेश्चन है और अगर उसमें आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, 10 से 12 मिनट लग रहे हैं, तो उसको आप स्किप करिए, उसको आप लास्ट के लिए रखिए, क्या पता लास्ट में आपके 10-12 मिनट बच जाए और आप लास्ट में उसको कर सको, है ना? और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपने कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका सारा पेपर हो गया, एग्जाम हो गया, उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं जिनमें कि आप श्योर नहीं थे, तो टाइम बचने के बाद भी ना उन क्वेश्चन की तरफ मत भागो, है ना? आप थोड़ा शांति से आप एक बार उनको करके देख लीजिए। अब जैसे मान लो कोई वोकैब बेस्ड क्वेश्चन था, आपको उसकी वोकैब नहीं पता, तो अगर 10-12 मिनट भी अगर उसमें लगाओगे तो भी इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको वोकैब आ जाएगी, नहीं है ना? तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप ही करिए। तो ये मेरी पूरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी है। और प्रैक्टिस सोर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस सोर्स भी देती हूँ साथ में, और जो निमिषा मैम की चेकलिस्ट है उसका भी मैं सजेशन देती हूँ कि उनको भी आप सॉल्व करिए, ठीक है? निमिषा मैम डेली प्री और मेंस की चेकलिस्ट दोनों प्रोवाइड करवाती हैं, तो आप वो दोनों को आप सॉल्व करिए, है ना? इसके अलावा वोकैब का एडिटोरियल का मैंने आपको बता दिया, आपको सबसे पहले एडिटोरियल करनी है, एडिटोरियल की वोकैब करनी है। और अगर आपको क्लोज पैसेज वगैरह करने में दिक्कत आती है तो आप किसी भी पर्टिकुलर एजुकेटर की क्लास को मत छोड़िए, आप उनकी क्लास करिए, आप मेंस को समझिए कि मेंस को कैसे करना होता है। फिर नेक्स्ट वन थिंग जो हम
आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने चैनल पे, आप उनके वो जो प्रैक्टिस सोर्स जो है उसमें क्लोज पैसेज होते हैं, आरसी होता है ना, तो कुछ चीजें हैं उसमें, वोकैब भी होती है, तो आप उसको जरूर करिए और निमिषा मैम की चेकलिस्ट को करिए। इसके अलावा अगर आप चाहो तो सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो। यहाँ तक आप अगर आप इसको डेली कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, बहुत बहुत अच्छे आपके मार्क्स आने लगेंगे। बस आपको ना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इंग्लिश में। तो यहीं पे मैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी को खत्म करती हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी सोर्स से या कंटेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो। इसके अलावा ना एक और चीज कि अगर आपको निमिषा मैम की परफेक्शन बुक है, एक उन्होंने वो दी हुई है, वो चाहिए या फिर वोकैब प्रोडिजी की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। और टेलीग्राम की जो मेरा डिस्कशन ग्रुप है और जो चैनल है उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट आपके सारे एग्जाम्स के लिए। आप इस बार 2024 में आप आई होप आपके सारे एग्जाम्स निकले और आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।